हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग पाठ 2 संचयन का पाठ 2 स्मृति की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जो पिछला अंश पढ़ा था उसके बारे में बता दूं कि लेखक के बड़े भाई ने उनको कुछ चिट्ठियां दी कि वे मक्खनपुर डाकखाने में डाल आए और बाल सुलभ शरारत के चलते वे रोज़ की आदत के अनुसार कुएं में झांकने गए और ढेला फेंकने की उनकी आदत थी। उसी के तहत वे अपनी टोपी उतारते हैं। जैसे ही टोपी उतारते हैं वैसे ही उनके टोपी में रखी जो चिट्ठी है और चिट्ठी थी वह कुएं में लहराते हुए गिरने लगी। और इस बात का उन्हें अंदाज़ा नहीं था क्योंकि उनके पास उनके कुर्ते में जेब नहीं थी, इसीलिए उन्होंने टोपी के अंदर चिट्ठियां रख ली थी। पर जब रोज़ की आदत के अनुसार जब टोपी उतार कर ढेला उठाने चले उसी समय जो है चिट्ठियां गिर गईं और इस बात का उन्हें जरा भी अंदेशा नहीं था या उनका ध्यान हट गया था इधर से कि टोपी उतारेंगे तो उनकी चिट्ठियां गिर जाएंगी। और चिट्ठियों का गिरना था कि जैसे उनके ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा, जैसे बिजली गिर पड़ी, ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ। और उसके बाद वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए और वे जो है कुएं की पाट पे बैठे हुए रोना शुरू कर दिए। उनके साथ साथ छोटा भाई भी था जो रो रहा था और छोटा भाई चूंकि नासमझ था इसीलिए जोर जोर चिल्ला के रो रहा था और ये थोड़े बड़े थे इसीलिए चुपचाप रो रहे थे और रास्ता कोई इन्हें सूझ नहीं रहा था कि आखिर कैसे क्या करें कि इस समस्या का समाधान हो। अंत में इन्होंने निर्णय लिया कि ये जो है कुएं के अंदर उतर के सांप को डंडे से मारेंगे, क्योंकि बचपन से ये कई सांप मार चुके थे, इसीलिए इनके आदत में थी और इनके लिए ये बाएं हाथ का खेल था। तो ऐसा सोचकर उन्होंने क्या किया कि कुएं के नीचे उतरने का निर्णय लिया और सोचा कि कुएं के नीचे उतर करके वे जो है उस डंडे से उसको मारेंगे और मार करके सांप को मारेंगे और मार करके वहाँ से वे चिट्ठियों को उठा ले आएंगे। और इस निर्णय के साथ ही उन्होंने अपनी धोतियों को, अपने भाई की धोतियों और इसी तरह से 5 धोतियों को और गमछा सारा कुछ रस्सी लेकर के उन्होंने बांधा और डेंग पे उसे लटका दिया, मजबूती से उसे बांध दिया और सारी धोतियों को खींच खींच कर देख लिया कि वे मजबूती से बंधी हैं कि नहीं एक दूसरे से, और इस प्रकार उसी के सहारे वे उतरने लगे। जब 4-5 गज ऊंचाई पे थे तो उनकी निगाह जो है कुएं के धरातल पर पड़ी। तब उन्होंने देखा कि सांप भी अपने प्रतिद्वंदी के आक्रमण करने के लिए तैयार बैठा था। पूरी वो पूंछ उसकी धरातल पे थी और पूरा शरीर जो है ऊपर उठाए और वो इंतज़ार में अपने जो उसका प्रतिद्वंदी उसके इंतज़ार में बैठा था। अब आगे का अंश पढ़ते हैं कि कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होगा तब ध्यान से नीचे देखा। अक्ल चकरा गई। अक्ल चकरा जाना माने भय से चकित हो जाना, हैरान हो जाना। उनकी अक्ल मतलब बुद्धि काम नहीं कर रही थी, वो एकदम हैरान हो गए थे और देखा कि सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। सांप भी पूरी तैयारी के साथ था और जमीन से एक हाथ ऊपर को उठा हुआ था और अपना शरीर जो है वो हिला रहा था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह भी अपना शरीर मतलब वो भी तन ऊपर उठाए हुए, अपने फन को ऊपर काढ़े हुए वह भी अपने दुश्मन की प्रतीक्षा में बैठा है। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरते ही
गति से मैंने उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था। इन्होंने जब धोतियों को बांधा था तो उसके छोर पर अंतिम सिरे पर उन्होंने डंडे को बांध दिया था। तो ये जैसे जैसे उतर रहे थे धोती हिल रही थी, उसी के कारण डंडा भी हिल रहा था। तो डंडे के इनकी गति के साथ डंडे के इधर उधर हिलने से सांप भी उसी समय उसी के कारण सांप भी जो है उस डंडे को देख रहा था और इसी कारण वह भी एकदम सजग होकर बैठा था, क्योंकि वो भी जानता था कि उसका दुश्मन उस पर वार करने के लिए तैयार है। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिल रहा था, यानी डंडा जो है उनके उतरने के साथ साथ ही वो हिल रहा था। सपेरा जैसा बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता और फुफकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप भी तैयार था। और जैसे सपेरा जो है बीन बजाता है और सांप जो है फुफकार मारता है और वो चोट करने के लिए तैयार रहता है, ठीक उसी तरह से सांप भी इस समय तैयार बैठा था। उसका प्रतिद्वंद्वी मतलब प्रतियोगी जो था वो मैं था, यानी लेखक थे। उससे एक हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और डेंग जो है क्योंकि बीच में थी, इसीलिए कुएं के बीचों बीच से रस्सी भी लटक रही थी और इसी कारण ये भी बीचों बीच ही थे, कुएं के एकदम बीचों बीच ये थे। मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था और चूँकि बीचों बीच धोती बंधी हुई थी, धोती लटक रही थी, इसीलिए इनको उतरना भी था बीचों बीच ही, कुएं के धरातल के ठीक बीच में उन्हें उतरना था। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना। और कुएं के धरातल पे उतरने का मतलब ये था कि सांप से 1.5-2 फुट ऊंचे पर पैर को रखना और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। और 1.5-2 फुट की दूरी पर यदि वो पैर रखते तो सांप निश्चित रूप से उनके पैर पर चोट करता। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। व्यास माने गोलाई, परिधि को कहते हैं। तो कुएं की जो एक तो कुआं कच्चा था, यानी कि उसकी दीवार कच्ची थी, मिट्टी वाली दीवार थी, तो उसका व्यास जो है वह बहुत अधिक नहीं होता है। नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं है और जितना नीचे जाओ उसका व्यास जो है कम होता जाता है। तो कह रहे नीचे तो वह 1.5-2 गज से ज़्यादा होता ही नहीं है। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। लेखक कहते हैं कि नीचे तो वह 1.5 गज के से अधिक होता नहीं है, यानी कुएं का जो व्यास है यानी उसकी गोलाई है जो है वो 1.5 गज से ज़्यादा नहीं होती है कच्चे कुएं, क्योंकि वो कच्चा कुआं था। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। पर उतरना तो था कुएं के बीच में ही, क्योंकि उनका जो उनकी जो चिट्ठी थी वह सांप के पास ही थी और सांप एकदम बीचों बीच था और इनका साधन भी बीचों बीच ही बंधा मतलब डेंग से जो धोती लटकाई थी इन्होंने उसी के एकदम अंतिम छोर पे उन्होंने डंडे को बांध रखा था, इसीलिए उनका साधन डंडे के लिए कहा गया है, बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता, उतरना तो था ही, थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। लेखक की दशा इस समय बड़ी विषम हो गई थी कि वह नीचे उतरते
उतरने में इतना थक चुका था कि अब वापस वो जाना भी उसका संभव नहीं था। और ये कह रहा है कि नीचे उतरता तो वो बीचों बीच ही उतरता, क्योंकि सांप के पास ही उसकी चिट्ठियाँ पड़ी हुई थी। धीरे धीरे वे उतरते हैं, एक एक इंच ज्यों ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों त्यों मेरी एकाग्र चित्तता बढ़ती जाती थी। एकाग्र चित्तता, एकाग्र चित्तता का अर्थ है मन को, मन ध्यान को एकदम बिना इधर उधर डिगाए हुए एक स्थान पर लगाए रखने को एकाग्र चित्तता कहते हैं। मन को, ध्यान को एक जगह स्थिर रखना, एकाग्र चित्तता, यानी कि उनका जो उनका जो चित्त है, चित्त यानी मन, मन को स्थिर रखना, ध्यान को स्थिर रखना, इसका मतलब है एकाग्र चित्तता का मन है ध्यान को स्थिर रखना। मुझे एक सूझ सूझी, सूझ का अर्थ है तरीका, उपाय, ठीक है। सूझ का अर्थ है उपाय या तरीका, कोई उपाय या तरीका। तो इनको एक सूझी मैंने एक बात समझ में आई, एक उपाय उनको समझ में आया कि उनको ऐसा करना चाहिए। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिया। अब धोती को बीच में लटकी हुई जो धोती थी उसको उन्होंने पकड़ा, और पकड़ करके वे जो है धीरे दोनों पैरों को कुएं की दीवार पे लगा देते हैं, और फिर वो धीरे धीरे उतरते रहते हैं। दीवार से पहले लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी, और सांप ने फूंक करके उस पर मुंह मारा। अब क्योंकि दीवार जो है, कुएं की दीवार कच्ची थी, तो जैसे ही कुएं की दीवार पे वे पैर रखते हैं तो उनके पैर रखते ही थोड़ी सी मिट्टी नीचे गिर पड़ती है। तो मिट्टी के गिरते ही सांप जो है एक फूं मारता है, यानी फुसकार मारता है। मेरे पैर भी दीवार से हट गए, और डर के मारे जो है सांप की फुफकार के डर के कारण उनके पैर जो है अचानक कुएं की दीवार से हट जाते हैं, और मेरी टांगे कमर से संपूर्ण बनाती हुई लटकती रहती हैं। कमर से संपूर्ण एक निशान, एक ऐसे निशान को समकोण कहते हैं कि 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको समकोण कहते हैं। समकोण, ये एक ऐसा निशान लगाने को समकोण कहते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे वो जो है वे जैसे सांप ने फुसकार मारी, वैसे ही इनकी टांगे जो है कमर से समकोण बनाते हुए लटकती रही। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया, और इस प्रकार जो है वे देखते हैं कि सांप से किस तरह से सांप का सामना किया जाए, किस तरह से कुएं के अंदर उतरा जाए, इसका जो ढंग है इसका उन्हें पता चल गया। मैंने इस प्रकार जैसे ही उन्होंने सांप मिट्टी गिरने पे सांप ने फुसकार मारी, उससे जो है इनको एक उपाय सूझी, और इससे सांप के पास नीचे कैसे उतरा जाए इसका ढंग उन्हें अचानक उनके दिमाग में ये बात आई कि कैसे वो नीचे उतरे। तनिक झूल कर, तनिक का अर्थ होता है थोड़ा, तनिक का अर्थ होता है थोड़ा, झूल कर, तनिक झूलते हुए माने पैरों लटके हुए, झूलना यानी कि लटकना, तनिक माने थोड़ा लटकते हुए, झूलना यानी लटकना, यानी कि जैसे झूले में झूलते हैं उस तरह से वो नीचे डोरी जो है उसी को पकड़ के लटक ही रहे थे। तो कह रहे हैं कि तनिक झूल कर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए, कुएं की बगल से, जो कुएं की बगल की दीवारें हैं उससे उन्होंने अपने पैर को हटा लिया,
और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। सम्मुख, सम्मुख का अर्थ है सामने। सम्मुख, सम्मुख का अर्थ है सामने, सामने। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे वो दीवार पे अपने पैरों को सटाते हैं और कुछ झटके के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख, माने अपने जो प्रतिद्वंदी, उनका प्रतिद्वंदी था सांप, उसके सामने कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। कुएं के धरातल पर यानी कुएं की जो निचली सतह थी, धरती थी, उस पर वे खड़े हो गए। आंखें चार हुई, आंखें चार हुई यानी सांप से उनकी निगाह मिली। शायद एक दूसरे को पहचाना। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सांप ने अपने प्रतिद्वंदी को और इन्होंने सांप को, दोनों की जब निगाह मिलती है तो दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। माने दोनों का एक दूसरे का सामना हुआ। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं, चक्षुश्रवा कहते हैं सांप को। चक्षुश्रवा, चक्षु माने आँख और श्रवा माने सुनने वाला। सांप को कहते हैं कि सांप आँख से सुनता है, ठीक है, तो इसीलिए सांप का नाम है चक्षुश्रवा। तो मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। लेखक कहते हैं कि वे इतने सजग हो गए थे सांप के पास निकट पहुंचते ही कि मानो सांप चक्षुश्रवा तो न होकर के ये खुद चक्षुश्रवा हो गए। माने आँखें ही इनकी इतनी सजग हो गई थी, आँखें, कि ये खुद आँखों से सुन सकते थे और भाप सकते थे। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आँखों को दे दी थी। और ऐसा लगता है कि जितनी इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियों ने सहानुभूति पूर्वक अपनी शक्ति इनकी आँखों को दे दी थी। माने ऐसा लग रहा है कि उनकी आँखें पूरी तरह से सजग होकर के अपने शत्रु को देख रही थी। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर से आक्रमण करता। और इस प्रकार अपने शत्रु को वो लगातार शत्रु पर निगाह टिकाए हुए थे और वो बस इसी उस इंतज़ार में थे, इसी प्रतीक्षा में थे कि कब वो किस ओर से उन पर आक्रमण करेगा। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी। ऐसा लग रहा था कि सांप ने उनके मन को आकर्षित कर लिया है, भ्रमित कर दिया है। जादू, मोहिनी यानी कि जादू, मोहिनी सी डाल दी थी यानी कि जादू मानो कर रखा है सांप ने। शायद वो मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। और इधर सांप भी उनकी प्रतीक्षा में था कि उनका शत्रु कब उस पर आक्रमण करेगा। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, वह तो आकाश कुसुम था। आकाश कुसुम कहते हैं असंभव कार्य को, आकाश कुसुम, कि जिस बात को लेकर के उन्होंने अपना निर्णय लिया कि वह नीचे जाएंगे और सांप को मारेंगे और मार करके वो चिट्ठियों को लेके आएंगे, वह कार्य उनके लिए असंभव सा दिख रहा था। आकाश कुसुम का अर्थ है असंभव कार्य। मतलब कि उनको जब वो नीचे गए और सांप से उनकी आंखें चार हुई और उसके बाद उन्हें लगा कि उनका ये निर्णय लेना एकदम बड़ा ही कठिन निर्णय है, बड़ा ही असंभव कार्य जैसा प्रतीत हो रहा था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। अब लेखक को ये अनुभव हो रहा था कि मनुष्य जो है अनुमान जो लगाता, अनुमान माने जो वह अंदाज़ा लगाता है, अंदाज़ा, अनुमान लगाना यानी अंदाज़ा लगाना। तो पहले से इंसान जो अंदाज़ा लगाता है और भावी योजनाएं माने जो होने वाली, जो बाद में होने वाली बातें हैं, योजनाएं हैं, कार्य हैं, वे जो है किस प्रकार
मिथ्या और उल्टी निकलती हैं, इसका उन्हें अंदाज़ा नहीं था, पहले से अंदाज़ा नहीं था। अब उन्हें पता चलता है कि इंसान सोचता कुछ है और कुछ और सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। यानी कि वह जो अनुमान लगाता है, अंदाज़ा लगाता है, वह बाद में पूरी तरह से मिथ्या साबित हो जाता है, वो पूरी बात उल्टी हो जाती है। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। करें कि जैसे ही सांप का सामना हुआ, सांप से उनका सामना हुआ, वैसे ही उन्हें ये प्रतीत हो गया कि उनकी जो योजना थी, उन्होंने जो योजना बनाई थी कि अंदर जाएंगे और सांप को मार देंगे और मार के चिट्ठियों को ले आएंगे, सांप को मारना उनके बाएं हाथ का खेल है, तो ये जो योजना उन्होंने बनाई थी और चिट्ठी को ले आने की जो आशा मन में बनाई थी, वो सारी बातें उनके लिए असंभव सी प्रतीत होने लगी। ठीक है, उनको ऐसा लगा कि सांप को देख करके उन्हें ऐसा लगा कि उनकी सारी योजनाएं, जो भावी योजनाएं हैं और जितनी बातें उन्होंने सोच रखी थी, सारी जो कल्पना है वे सारी मिथ्या हैं, सारी असंभव हैं। उनका होना अत्यंत कठिन कार्य है। डंडा चलाने के लिए स्थान ही नहीं था, क्योंकि वो सांप को वहाँ मार नहीं सकते थे, क्योंकि नीचे जो कुएं की चौड़ाई इतनी कम थी कि वहाँ डंडा घुमाने की जगह नहीं थी। तो उसी लिए ये कह रहे हैं कि डंडा घुमाने की वहाँ इतनी जगह नहीं थी, और जब बिना डंडा घुमाए हुए सांप को मार नहीं सकते थे। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मोहरे पर खड़ा होना था। लेखक कह रहे हैं कि सांप को दबाया जा सकता था डंडे से, परंतु ये कार्य भी अत्यंत कठिन था। ऐसा था कि मानो तोप के सामने खड़े होना, तोप किसी समय चल जाए और माने तोप का निशाना बन जाए, ठीक उसी प्रकार से सांप को डंडे से जो दबाने का कार्य था वो भी अत्यंत असंभव सा जान पड़ा। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलटवार जरूर कर काटता। लेखक कह रहे हैं कि यदि ठीक से उसका फन न दबे, मुंह उसका न दबे, तो निश्चित रूप से वो पलटवार करेगा, और पलटवार करेगा तो निश्चित रूप से वह काटेगा। और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। अब लेखक के पास ये भी एक समस्या थी कि मान लो फन को दबा भी देते हैं, परंतु फन के पास ही जो चिट्ठी पड़ी है उसको वे कैसे उठाएंगे। यानी कि चिट्ठियों को उठाना और सांप के फन को दबाना दोनों ही अत्यंत कठिन कार्य था, अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य था, असंभव कार्य था। 2 चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। लेखक कहते हैं कि 3 चिट्ठियों में से 2 चिट्ठी जो है एकदम सांप से सटी हुई पड़ी थी, माने सांप के एकदम बगल में थी, और एक चिट्ठी जो है थोड़ी दूर पर, यानी इनके सिरे पर जिधर ये थे उधर की ओर थी। मैं तो चिट्ठियां लेने उतरा था। हम दोनों अपने पैंतरे पर डटे थे। लेखक कह रहे हैं कि वे तो चिट्ठी नीचे से लाने के लिए उतरे थे, और सांप जो है उनको अपना प्रतिद्वंदी समझ रहा था, तो इसीलिए दोनों अपने अपने पैंतरे पर डटे थे। माने ये सांप से बचाव कर रहे थे अपना, और एक और दूसरी ओर चिट्ठी उठाने के लिए का प्रयास कर रहे थे, और दूसरी ओर सांप जो है उनको लेखक को अपना शत्रु समझकर उस पर वार करते हुए अपने को बचाने की कोशिश कर रहा था। यानी दोनों ही अपने अपने पैंतरे पे डटे हुए थे। यहाँ पैंतरे का अर्थ क्या होगा? पैंतरे का अर्थ होगा अपनी अपनी मुद्रा, अपनी अपनी स्थिति, मतलब कि दोनों अपनी अपनी बचाव की तैयारी में पूरी तरह से डटे हुए थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए।
और जिस तरह से वहाँ पे वे खड़े थे उसी आसन पे, मैंने उसी तरह उसी मुद्रा में खड़े खड़े उन्हें 4-5 मिनट हो गया। मैंने वो हिल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको डर था कि सांप कहीं फन न मारे, कहीं डस न दे। तो इस तरह से वे दोनों अपने अपने पैतरे पर डटे हुए थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े थे। जब युद्ध की स्थिति होती है तो शत्रु पक्ष पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने बचाव के लिए प्रयासरत रहता है और उस अवस्था को मोर्चा डालना कहते हैं। तो दोनों ही शत्रु पक्ष और विपक्ष अपने जो दोनों ही अपने अपने शत्रु की से अपना बचाव करने के लिए डटे हुए थे। और मोर किसी पर लेखक कहते हैं कि मेरा मोर्चा कमज़ोर था, माने शत्रु पक्ष उनका मजबूत था और ये थोड़े कमज़ोर पड़ गए थे। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यही यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। लेखक कहते हैं कि यदि कहीं सांप उन पर झपट्टा मारता, यानी सांप जो है कहीं उन पर आक्रमण करता अपना, तो उस समय ये बहुत करते तो सांप के फन को वे दबा देते, कुचल देते या पकड़ लेते। मगर उससे क्या होता, उससे बस यही होता कि वे सांप को भले ही कुचल देते परंतु उतनी देर में सांप निश्चित रूप से अपना जो विष है वह इनके शरीर तक पहुंचा देता और सांप भी मरता और साथ साथ ये भी मर जाते क्योंकि इनके अंदर भी विष पहुंच जाता। अब तक सांप ने वार न किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। अब इतने देर से वे वहाँ पे खड़े थे तो उनको ऐसा लगा कि जब सांप ने वार नहीं किया है तो वे सांप पर क्यों वार करें, और ये सोचकर उन्होंने सांप को डंडे से दबाने का जो ख्याल था, जो योजना उन्होंने बनाई थी, उसको उन्होंने अपने मन से निकाल दिया। ऐसा करना उचित भी था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाए। अब लेखक कहते हैं कि ऐसा करना उचित ही था, ऐसा करना उचित भी था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाए। लेखक ये कहते हैं कि उनके सामने ये प्रश्न था कि अब चिट्ठी को वे कैसे उठाएं। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगा कि वहाँ पे पहुँच तो जाए पर चिट्ठी कैसे उठाएं, चिट्ठियों को उठाएं कैसे, ये इनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न था। ऐसा करना उचित भी नहीं था क्योंकि सांप ने उन पर वार नहीं किया तो वे भी सोचे कि सांप को मारना या दबाना ये उचित नहीं होगा। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। अब उनके सामने एक ही उपाय रहा कि वे किसी तरह से डंडे से अपने चिट्ठियों को सांप की ओर से दूसरी ओर सरका दें। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था। कोई चारा न होना माने कोई उपाय न रहना। चारा न रहना यानी कि कोई उपाय न रहना, चारा न रहना। कह रहे हैं कि अब सांप के पास से जो चिट्ठियों को उठाने की बात वे सोच रहे थे, तो उस समय यदि सांप उन पर टूट पड़ता, यानी सांप उन पर यदि आक्रमण करता तो उनके सामने कोई चारा नहीं रहता, अपने को बचाने का कोई उपाय नहीं रहता। कुर्ता था और कोई कपड़ा न था, क्योंकि धोती को तो उन्होंने बांध दिया था ना, धोतियों को बांध के वे नीचे उतरने के लिए उसका उपाय वे बनाए हुए थे। धोती को जो उन्होंने बांध के नीचे उतरने का उपाय बनाया था, इस कारण से उनके बदन पर केवल कुर्ता ही था। तो क्योंकि पैर में कुछ नहीं था तो सांप के मुंह की ओर करके ये जो कोई कपड़ा न होने के कारण जिससे सांप के मुंह की ओर करके
उसके फन को पकड़ लूँ। उनके पास कोई ऐसा कपड़ा नहीं था जिससे वे सांप के मुंह को पकड़ सके। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये दो मार्ग थे उनके सामने कि सांप को मार दो या उसके साथ कोई छेड़खानी न करो। ये दो ही सूरतें थी उनके सामने। मेरी शक्ति के बाहर था बाध्य होकर, और जो ये दोनों ही कार्य जो है उनकी शक्ति के बाहर था। कोई उपाय उनके सामने नहीं था, बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। अब जो है उन्होंने दूसरे मार्ग का अवलंबन मतलब सहारा, उन्होंने दूसरे मार्ग का सहारा लिया। अब हम लोग अगला हिस्सा जो है अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।